अनुवाद कार्य के लिए अनुवाद की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक निश्चित प्रक्रिया के अभाव में सही और सटीक अनुवाद संभव नहीं है। इस चर्चा में हम अनुवाद की प्रक्रिया पर विचार करेंगे। अनुवाद संप्रेषण की व्यापक संकल्पना का विश्वव्यापी विधान बन चुका है। अर्थात आज के आधुनिक युग में हमारी संप्रेषण की ज़रूरतों को सबसे अधिक प्रभावशाली ढंग से अनुवाद ही पूरा कर रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया में आज परस्पर विचार विनिमय और विचारों के आदान प्रदान का सबसे सशक्त माध्यम अनुवाद को मान लिया गया है। अनुवाद प्रक्रिया में दो भाषाओं के संप्रेषण व्यापार की अपेक्षा रहती है, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। इसीलिए इस पूरे संप्रेषण व्यापार में दो प्रकार के प्रेषक लेखक, संदेश पाठ और ग्रहीता पाठक की संकल्पना निहित है। दो प्रकार के का तात्पर्य है, एक और लक्ष्य भाषा के लेखक पाठ और पाठक, और दूसरी ओर स्रोत भाषा के पाठ पाठक और लेखक। इस संकल्पना में अनुवादक की दो भूमिकाएं निर्धारित की गई हैं, मूल पाठ के पाठक की भूमिका और अनुदित पाठ के लेखक की भूमिका। अर्थात स्रोत भाषा के पाठ का अनुवादक पाठक होता है सर्वप्रथम, और फिर वह जब उस पाठ को लक्ष्य भाषा में अंतरित करता है तो वो लेखक की भूमिका निभाता है। यह अनुवाद प्रक्रिया का पहला स्तर है। दूसरे स्तर पर अनुवादक मूल पाठ के लेखक से अपना संबंध जोड़ता है। तो लेखक के रूप में अनुदित पाठ के पाठक से। तीसरे स्तर पर पाठक के रूप में उसे स्रोत भाषा के भाषिक विधान और उसके संस्कार का ज्ञान रखना पड़ता है, और साथ ही लेखक के रूप में लक्ष्य भाषा की शक्ति से परिचित रहना पड़ता है। यहाँ दो तीन बातें ध्यान देने की हैं। एक तो अनुवादक पाठक है, फिर अनुवादक लेखक भी है, और फिर अनुवादक विश्लेषक भी है, क्योंकि वह मूल पाठ और अनुदित पाठ के बीच में एक संबंध जोड़ता है, और इसके अतिरिक्त वह उन चीज़ों का भी जानकार है जिसे हम समाज सांस्कृतिक पक्ष कहते हैं भाषा का। तो अनुवादक की जो भूमिका अनुवाद प्रक्रिया में निर्धारित की गई है वो बहुमुखी भूमिका है। अनुवाद की इस दोहरी भूमिका, यदि हम केवल दो ही भूमिकाओं की बात करें, लेखक और पाठक की भूमिका तथा अनुवाद प्रक्रिया के तीनों स्तरों का, जिनकी अभी हमने चर्चा की, कि विवेचन करते हुए नाइडा ने अपनी पुस्तक में, जो 1964 में प्रकाश में आई, अनुवाद प्रक्रिया के 3 सोपान माने हैं। इन सोपानों पर हम विशेष दृष्टि डालेंगे। पहले सोपान को विश्लेषण कहा गया है, एनालिसिस। दूसरे को अंतरण, ट्रांसफर, और तीसरे को पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन। सामान्य शब्दों में इस प्रक्रिया को इस प्रकार समझा जा सकता है। सबसे पहले पाठ को पढ़ते समय अनुवादक स्रोत भाषा के संदेश का स्पष्ट और सरल भाषिक रूपों में विश्लेषण करता है।
ये पहला सोपान है कि पाठ को पढ़ते समय यानी पाठक के रूप में अनुवादक जो मूल पाठ का संदेश है उसको स्पष्ट और सरल भाषिक रूपों में विश्लेषित करता है। फिर इन भाषिक रूपों के आधार पर पाठ का संदेश वह ग्रहण करता है। ये दोनों भूमिकाएं वो पाठक के रूप में निभाता है और इसी स्तर पर लक्ष्य भाषा में उसका अंतरण करता है, ट्रांसफर करता है। ये उसकी अनुवादक की लेखक के रूप में भूमिका है। तत्पश्चात लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार, ध्यान दीजिए, लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार उस संदेश का वह पुनर्गठन करता है जिसे हम अनूदित पाठ या ट्रांसलेटेड टेक्स्ट कहते हैं। तो ये तीन चरण विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन के अनुवाद प्रक्रिया के महत्वपूर्ण सोपान हैं। इन तीनों सोपानों को अनुवादक को पूरा करना होता है, पाठक के रूप में, लेखक के रूप में और फिर प्रस्तुतकर्ता के रूप में, जिसे हमने पुनर्गठन की संज्ञा दी। वास्तव में अगर इन तीनों सोपानों को देखा जाए तो ये सिद्ध हो जाता है कि अनुवाद की प्रक्रिया पाठ सापेक्ष होती है। पाठ की प्रकृति के अनुरूप अनुवाद की प्रक्रिया भी बदल जाती है। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रक्रिया से कविता का अनुवाद किया जाता है उसी प्रक्रिया से कहानी का अनुवाद नहीं किया जा सकता। यहाँ ये स्पष्ट होना चाहिए कि अनुवाद प्रक्रिया तो एक सोपान के साथ हमारे सामने है, विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन की, लेकिन वो प्रक्रिया पाठ की प्रकृति के अनुसार निश्चित रूप से परिवर्तित भी करनी पड़ती है। इसीलिए कहा गया कि कविता का अनुवाद जिस प्रक्रिया से हम करेंगे उसी प्रक्रिया से कहानी का अनुवाद नहीं किया जा सकता। साहित्यिक अनुवाद की अगर बात करें तो साहित्यिक अनुवाद में अनुवादक का व्यक्तित्व भी हमें दिखाई देता है या उसे दिखाई देना चाहिए। ऐसी स्थिति को साहित्यिक अनुवाद का गुण माना गया है क्योंकि इसमें ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे कि अनुदित पाठ सृजनात्मक स्तर पर, क्रिएटिव लेवल पर अपना भिन्न रूप ग्रहण कर लेता है। इसे अनुवादक की सृजनात्मक शक्ति कहा गया है। अर्थात साहित्यिक पाठ का अनुवादक एक सृजनकर्ता भी होता है और अनुदित पाठ को इसी आधार पर मूल पाठ के समतुल्य एक अलग सृजनात्मक पाठ माना गया है। दोनों में नितांत समानता नहीं होती बल्कि सृजन के स्तर पर उनमें भिन्नता होती है और इसे ही साहित्यिक अनुवादक का कौशल माना गया है। जबकि इसके विपरीत साहित्येतर विषयों के पाठ में अनुवादक का व्यक्तित्व निरपेक्ष होता है, यानी यहाँ उसके व्यक्तित्व, उसकी सृजनात्मकता को प्रदर्शित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के पाठों का अनुवाद करते समय यदि अनुवादक अपनी सृजनात्मक प्रतिभा का परिचय देता है तो इसे उसका दोष माना गया है। अर्थात कार्यालय, विज्ञान, विधि जैसे विषयों की पाठ सामग्री के अनुवाद में अनुवादक के व्यक्तित्व का लोप दिखाई देता है या दिखाई देना चाहिए। ऐसे पाठों के अनुवाद में अनुवादक अपने व्यक्तित्व को नकार कर ही सफल अनुवादक बन सकता है, क्योंकि यहाँ महत्व सृजनात्मकता का नहीं, संदेश की निर्वैयक्तिकता का होता है। उसमें
पर्सनल जो टच है अनुवादक के व्यक्तित्व का, उसे नहीं आना चाहिए। इस प्रकार अनुवादक अर्थ संप्रेषण की एक प्रक्रिया है और इसका मूल कार्य है स्रोत भाषा पाठ में निहित संदेशों का लक्ष्य भाषा में अंतरण। इसीलिए अनुवाद प्रक्रिया में अनुवादक की 3 भूमिकाएं निर्धारित की गई हैं, जिनका अभी हमने संक्षेप में परिचय लिया। अब इसे थोड़ा विस्तार देंगे। पहली उसकी भूमिका है पाठक की भूमिका, जिसमें वह मूल पाठ का अर्थ ग्रहण करता है। इसीलिए इसे अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया भी कहा गया है। दूसरी भूमिका अनुवादक की द्विभाषिक की भूमिका है, जिसमें वह अर्थांतरण की प्रक्रिया अपनाता है, अर्थात मूल पाठ के अर्थ को लक्ष्य भाषा पाठ में अंतरित करता है। इस समय वह एक द्विभाषिक की भूमिका निभाता है। तुलनात्मकता और व्यतिरेकी विश्लेषण द्वारा वह यह अर्थांतरण की यह प्रक्रिया पूरी करता है। तीसरी उसकी भूमिका है रचयिता की भूमिका, क्रिएटर की भूमिका, जिसमें वह संप्रेषण की प्रक्रिया को अपनाता है। यह प्रक्रिया लक्ष्य भाषा के स्तर पर अपनाई जाती है कि जो मूल का पाठ है उसे कैसे एक सुगठित और सटीक ढंग से लक्ष्य भाषा में संप्रेषणीय बनाकर प्रस्तुत किया जा सके। इन तीनों भूमिकाओं में अनुवादक की दृष्टि हमेशा मूल पाठ के अर्थ की ओर रहती है, क्योंकि ये ध्यान दीजिए कि अनुदित पाठ का अर्थ है मूल पाठ के अर्थ को समतुल्य ढंग से, निकटतम ढंग से अधिक स्वाभाविक ढंग से लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करना। इसीलिए अनुवाद चर्चा में या अनुवाद प्रक्रिया की चर्चा में सबसे अधिक बल अर्थ के अंतरण पर दिया गया है। अर्थ कई प्रकार के होते हैं और अगर हम अर्थ की दृष्टि से अनुवाद की बात करें तो हमें संकेतार्थ, संरचनार्थ, प्रयोगार्थ, सहप्रयोगार्थ और संपृक्तार्थ जैसे अर्थ प्रकारों से जोड़कर देखना चाहिए। ये वो अर्थ क्षेत्र हैं जिनसे अनुवाद प्रक्रिया में अनुवादक को बार बार टकराना पड़ता है। यहाँ हिंदी के उदाहरण देते हुए इन अर्थ प्रकारों को हम स्पष्ट ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। पहला संकेतार्थ, जैसे हिंदी में कमल का प्रयोग नेत्र के लिए, नदी का प्रयोग प्रवाहमय जीवन के लिए, धरती का प्रयोग मातृभूमि के लिए। ये संकेतार्थ हैं जहाँ मूल शब्द किसी अतिरिक्त या बिल्कुल भिन्न अर्थ का संकेत देते हैं। अनुवादक को इसे पकड़ना पड़ता है अनुवाद करते समय। दूसरा संरचनार्थ, जहाँ की संरचना से अर्थ में भेद उत्पन्न हो जाता है। 2 वाक्य देखिए, लड़के ने रोटी नहीं खाई और लड़के से रोटी नहीं खाई गई। ऊपर से देखने पर ये दोनों वाक्य समान से लगते हैं, लेकिन इनकी संरचनात्मकता या संरचनात्मक गठन में भी भेद है और इनके अर्थ में भी भेद है। एक और ये कहा जा रहा है कि लड़के ने रोटी नहीं खाई, अर्थात अपनी इच्छा से उसने रोटी नहीं खाई, और दूसरे में ये कहा जा रहा है कि
उसकी इच्छा तो हो सकती है लेकिन उससे खाई नहीं गई। उसके कुछ कारण हो सकते हैं, उसके मुंह में कोई कष्ट हो सकता है, उसके पाचन शक्ति में कोई तकलीफ हो सकती है जिसके कारण वो रोटी नहीं खा सका। तो ये जो सामान्य से संरचनात्मक भेद होते हैं वे संरचना में के अर्थ में भी भेद ले आते हैं। इन भेदों को भी सूक्ष्मता से अनुवादक को पकड़ना होता है। अनुवाद प्रक्रिया के समय प्रयोगार्थ, जैसे हिंदी में तू तुम आप का प्रयोग है जिसके लिए अंग्रेजी में केवल यू का प्रयोग होता है, इसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि संदर्भ ही ये बता पाता है कि यू में यू की जगह पर कहाँ पर तू का, कहाँ पर तुम का, कहाँ पर आप का प्रयोग अनुवादक करे। ऐसा ही एक उदाहरण सौभाग्यवान और सौभाग्यवती का भी लिया जा सकता है। हिंदी में विवाहित पुरुष के लिए सौभाग्यवान शब्द का प्रयोग नहीं होता, जबकि विवाहित स्त्री के लिए सौभाग्यवती का प्रयोग होता है। और इसका एक प्रयोगार्थ भी है कि वो स्त्री जिसका पति जीवित हो। हम आशीर्वाद में भी विवाहित स्त्री के लिए कहते हैं कि सौभाग्यवती रहो। अर्थात अब जब हम प्रयोगार्थ में जाते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के भेद जो मिलते हैं उनमें प्रयोग से संबंधित अर्थों की एक अलग छवि या छटा होती है। इन छवियों को अनुवादक को पकड़ना होता है। सप्रयोगार्थ, जिनमें शब्द के संयोजन से ज़्यादातर हिंदी में ये प्रयोग समास शब्दों में आए हैं या आते हैं, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। अब ये शिव के लिए भी ये नीलकंठ प्रयुक्त होता है, लेकिन अगर अनुवादक नीलकंठ के सह प्रयोगार्थ को न पकड़ सके तो वो इसे ब्लू थ्रोटेड अनुवाद कर देगा, जो कि बहुत ही हास्यास्पद हो जाएगा। यही स्थिति पीताम्बर की है जो विष्णु का भी अर्थ देता है, दशानन की है जो रावण का अर्थ देता है, और ऐसे ही अनेक मुहावरे हैं जो शब्द में तो कुछ और कहते हैं लेकिन उनका सह प्रयोगार्थ भिन्न होता है। जैसे आँख लगना निद्रा या प्यार होना या लालसा तीनों अर्थ देता है। उससे आँख लग गई, उससे प्यार हो गया, उस पर आँख लगी हुई है, उसकी लालसा है हमें। तो ये जो प्रयोग के साथ अर्थ बदलते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद संपृक्तार्थ है कि जहाँ शब्द तो एक होता है लेकिन उसका अलग ही अर्थ प्रयोग में दिखाई देता है। जैसे ये वाक्य है कि लाला लाजपत राय भारत के शेर थे, तो अब यहाँ पर जो शेर का अर्थ है वो संपृक्त है। शेर का गुण लाला लाजपत राय में था, वो वीर थे, साहसी थे, ये इसका अर्थ निकलेगा। और इस अर्थ को अनुवाद प्रक्रिया में पकड़कर ही अनुवादक सही अनुवाद कर सकता है। इसी प्रकार उसका दिमाग बहुत ऊंचा है, यहाँ ऊंचा है का प्रयोग। अभी रोटी की लड़ाई जीतनी बाकी है, यहाँ रोटी की लड़ाई का प्रयोग। ये सब संपृक्तार्थ के उदाहरण है। इसका मतलब यह है कि अर्थ के स्तर पर ऐसे अनेक स्तर हैं, ऐसे अनेक विभेद हैं जो अनुवाद प्रक्रिया में अनुवादक से अपेक्षा करते हैं कि वो विश्लेषण के समय इन पर ध्यान दे, पुनर्गठन के समय इन पर ध्यान दे और इनका सही से सही अनुवाद करने का प्रयत्न करे। अर्थ के इन्हीं स्तरों पर पूर्ण, आंशिक और शून्य अनुवाद की चर्चा भी आई है। कई शब्दों, वाक्यों, अभिव्यक्तियों के अनुवाद बिना किसी
समस्या के हो जाते हैं। कुछ के अनुवाद पूर्ण नहीं हो पाते, आंशिक होते हैं, थोड़ा हिस्सा ठीक से अनुदित हो जाता है, कुछ नहीं हो पाता। और कुछ होते हैं जिनके अनुवाद की संभावना ही नहीं होती, जैसे मिथकों के बहुत से अनुवाद नहीं हो पाते, चरणामृत का अनुवाद नहीं हो सकता, प्रसाद का अनुवाद नहीं हो सकता। इस प्रकार के जो डीप कल्चर्ड तत्व हैं, उन्हें अनुदित करना असंभव होता है, इसीलिए इन्हें शून्य मानकर विवेचित किया गया है। इसी आधार पर अनुवाद के धरातल भी निर्धारित किए गए हैं। शाब्दिक अनुवाद, भाव प्रतिभाव अनुवाद, शैली प्रतिशैली अनुवाद आदि, ये सब वास्तव में अनुवाद प्रक्रिया के ही अलग अलग रूप या चरण हैं। शाब्दिक अनुवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक शब्द और आंचलिक तत्व बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, विशेषकर साहित्यिक पाठ के संदर्भ में, क्योंकि साहित्यिक पाठ सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक शब्दों और आंचलिक तत्वों को उपयोग में लाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में साधु, अहीर, चैत का महीना, झोली जैसे शब्दों का अनुवाद क्या हो, ये समस्या खड़ी हो सकती है। क्या साधु के लिए होली मैन, मंथ ऑफ अप्रैल, लास्ट स्प्रिंग सीजन, झोली के लिए लूज गारमेंट सही होगा, या क्रमशः इनके लिए कोई और शब्द, जैसे कई जगहों पर सैक किया गया है झोला के लिए, अहीर के लिए काउहर्ड के स्थान पर फार्मर किया गया है। ये इसलिए हुआ है कि अनुवादक ने इनकी आंचलिकता को नहीं पकड़ने की कोशिश की। इन आंचलिक तत्वों पर व्यापक विमर्श भी अब हिंदी पुस्तकों में मिलते हैं, जिनमें बहुत तरह के प्रयोग हैं। पसेरी, कौड़ी भर, कलछुली, बटुली जैसे प्रयोग अनुवादक के सामने हमेशा समस्या उत्पन्न करते हैं। कचौड़ी, रायता, रसेदार सब्जी, इनके अनुवाद में भी अनुवादक चकरा जाता है। इसी तरह कई मुहावरे या अभिव्यक्तियां हैं, जैसे बला तो टलेगी, कौर नहीं धंसता, खूब तन कर खाया। ये जो स्थानीय प्रयोग हैं, ये भी अनुवादक से एक भिन्न प्रकार की अनुवाद प्रक्रिया अपनाने की अपेक्षा रखते हैं। ऊपर दिए गए ये सभी उदाहरण इस बात को स्पष्ट करते हैं कि स्रोत भाषा के मूल पाठ और लक्ष्य भाषा के सहपाठ में अनुवाद की भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं को अपनाना अनुवादक के लिए अपेक्षित ही नहीं, अनिवार्य है। इसीलिए आज के आधुनिक अनुवाद विज्ञान में अनुवाद प्रक्रिया को इन विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह से विवेचित और व्याख्यायित किया गया है, ताकि अनुवादक को अनुवाद करने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। यदि कठिनाई उत्पन्न भी हो तो वो कम से कम हो।